किसी को नहीं याद? उद्देश्य प्रस्ताव कुछ बताया था मैंने जब प्रियम्बल पढ़ाया था। चलिए ठीक है, मैं ही बता रही हूँ। प्रियम्बल या प्रस्तावना का जो बेस है, या प्रस्तावना के अंदर जितने भी शब्द लिए गए या जो उसका बेस तैयार हुआ था, वो उद्देश्य प्रस्ताव से तैयार हुआ था, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ठीक। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कब लाया गया था, तो इसकी डेट भी आप लोगों को याद रखना है कि इसको कब लाया गया था। 13 दिसंबर 1946। आपके एग्जाम में यही आएगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो भाई मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स भी दो, तब तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अकेली बोल रही हूँ। किसने लाया था उद्देश्य प्रस्ताव? कब लाया? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्ट कब किया था? एडॉप्ट मतलब इसको कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 1947 में, ठीक है। 1946 में लाया तो इन्होंने, लेकिन तब इसको इतनी अच्छे से अपनाया नहीं गया, क्योंकि तब हमारे देश की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हाँ यार हम फ्रेटरनिटी की बात कर सके, इक्वालिटी की बात कर सके, और जितने भी हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सारे जो शब्द पढ़े थे, इन सारी शब्दों की बात कर सके। तो लाया गया तो ये 1946 में था, लेकिन इसको एडॉप्ट कब किया गया? 1947 में। हाँ मैम, आप प्लेटो के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? प्लेटो के बारे में? यस मैम। रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित है? हाँ मैम, पॉलिटिकल साइंस का मैं। हाँ, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है। देखो बेटा, जब अपना रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था, रशिया के लोग आज़ादी मांग रहे थे, तब कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए जैसे रशेल हो गए, प्लेटो हो गए, इन लोगों ने जनता को जागरूक करने का काम किया, और वहाँ की जो स्वतंत्रता है उसको एडॉप्ट करने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे प्लेटो और रशेल, इन दोनों का नाम आता है जब अपन रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एग्जैक्टली अभी प्लेटो के बारे में वर्ड टू वर्ड मुझे भी नहीं पता, मैं आपको बता दूंगी पता करके। बस मुझे इतना पता है कि इनका संबंध रशियन रिवॉल्यूशन से है। यस मैम। ये आपको क्वेश्चन कहाँ मिला? हम वो मतलब बीए कर रही हूँ ना, इसलिए उसमें था। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है भाई। इसको अडॉप्ट कब किया हमने? उद्देश्य प्रस्ताव को 1947 में, ठीक है। और 1947 में अडॉप्ट करने के बाद इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हमारा क्या बनाता है? प्रियम्बल बनाता है। मतलब यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन। मॉडिफाइड वर्जन मतलब इसी के अंदर कुछ तोड़ मड़ोड़ के, जो हमको लग रहा था हमने वो शब्द लिए, जो हमको नहीं लग रहा था हमने वो शब्दों को हटा दिया। इस प्रकार से हमने तोड़ मड़ोड़ के इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन किसमें इंक्लूड किया गया? प्रियम्बल में या प्रस्तावना में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कितना है? सबसे पहली बात, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू जी। कब लाए थे? 1946 में। अपनाया कब गया? 1947 में। और प्रियम्बल का वर्जन बना है, या इसका मॉडिफाइड वर्जन ही प्रियम्बल या प्रस्तावना बनने का काम किया है, ठीक है।
क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट यस पे आते हैं। मैम। कैसा? कुछ बोले स्वाति आप? नहीं मैम। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे काम किए कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, ये करना, वो करना। तो उसी प्रकार से कुछ अदर फंक्शंस भी थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो गई थी, वहाँ पर अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलती थी या जो संविधान सभा बोलती थी, वही वो वहाँ पर अपनाया जाता था। ठीक, तो उसने क्या किया था, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल में इंडिया की मेंबरशिप को लाया था, या इंडिया की जो मेंबरशिप है, इंडिया को मेंबर बनाया था राष्ट्रमंडल का। कब बनाया था? 1949 में, मई 1949 में। तो अदर फंक्शंस जो अतिरिक्त कार्य है जो संविधान सभा के द्वारा किए गए, उनमें क्या आते हैं? जैसे उन्होंने क्या किया था, कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप कब अपनाई थी? मई 1949। ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने राष्ट्रमंडल के साथ अपनी मेंबरशिप या अपनी सदस्यता को कब ग्रहण किया था? ठीक, तो कब ग्रहण किया था? मई 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के साथ अपनी सदस्यता को ग्रहण किया था। ये काम भी हमारा किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। अब बेटा देखो, मई 1949 में हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो रहा था, लेकिन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ? नवंबर 1949 में, करेक्ट है? तो उसके पहले तक भी तो हमारे राज्य को शासन व्यवस्था चलानी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जब तक संविधान बनेगा नहीं तब तक हमारा देश चलेगा नहीं। उसके पहले भी हमको किसी न किसी प्रकार के लॉज की आवश्यकता पड़ रही थी, किसी न किसी प्रकार के नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जब तक संविधान नहीं था, तब तक इन सारी चीज़ों को चलाने का काम किसने किया था? हमारी संविधान सभा ने किया था। तो इसी पावर के रहते हुए इसने क्या किया था? राष्ट्रमंडल के साथ हमारी मेंबरशिप को एडॉप्ट करने का काम किया था। तो कॉमनवेल्थ के साथ हमने अपनी मेंबरशिप को कब लाया था? 1949 के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है? इसमें कॉमनवेल्थ में हिस्सा कब लिया था? मतलब सदस्यता तो इसकी 49 में नहीं, इसके पहले सदस्यता लेने के बाद हिस्सा लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, या पहले ले चुके थे? देखो बेटा, यहाँ हम कॉमनवेल्थ की, राष्ट्रमंडल की बात कर रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की बात नहीं कर रहे। जब अगर अपन राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे तब वो अलग क्वेश्चन बनेगा, और राष्ट्रमंडल की बात करेंगे तब वो अलग क्वेश्चन बनेगा। अभी हम मैंने यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स लगाया क्या? इसके अंदर कहीं पर भी मैंने गेम को मेंशन किया है? नहीं। तो कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल अपने आप में एक राष्ट्रों का मंडल है, मतलब एक ग्रुप है, और जब वो सब मिलकर गेम को परफॉर्म करते हैं तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स कहलाते हैं। वैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर हमने 1951 में हिस्सा लिया था पहली बार। ठीक है, ये वही ग्रुप तो वही है ना, ये कॉमनवेल्थ? हाँ जी बिल्कुल, ग्रुप वही है। 51 कुछ कंट्रीज हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। देखो, अब कॉमनवेल्थ उस टाइमिंग पे हम, अब किसी ने हमको प्रेशराइज तो किया नहीं होगा कि आप कॉमनवेल्थ के अंदर हिस्सा लीजिए, राइट? लेकिन अब सारे देश, जितने भी देश थे, उनको कुछ ना कुछ के साथ जुड़ना था। तो हमने भी सोचा इंडिया के लोगों ने कि यार क्यों ना हम भी इस कॉमनवेल्थ के साथ जुड़ते हैं। तो इससे हमको फ़ायदा क्या होता? इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट मिलता, वहाँ की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हो पाते, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ हमारे देश के स्टूडेंट्स पढ़ पाते, तो वहाँ की जितने भी टेक्नोलॉजी है उससे हम भी परिचित हो पाते। इसकी वजह से हमने क्या किया था, इस कॉमनवेल्थ को अपने साथ मिलाने का काम किया था।
तो ये कब लाए थे अपन? 1949 में। और जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने पहली बार कब हिस्सा लिया, तो उसका आंसर है 1951। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया था। नेशनल फ्लैग या अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था हमने? देखो बेटा, नेशनल फ्लैग, अब इसके पहले हमारे पास फ्लैग तो था, हम ट्राई कलर या हम जो तिरंगा है वो फहराते तो थे, लेकिन इसके पहले तक हमारे पास एक ऑथेंटिक नहीं था कि हमारे देश का जो सिंबल है वो क्या होगा, वो तिरंगा ही होगा या भगवा कलर का होगा या कैसा होगा, हमें नहीं पता था। लेकिन जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अपना लिया गया तब किसी के पास ये ऑप्शन नहीं बचा कि हम अपने फ्लैग को किसी और के फ्लैग के साथ मिला सके या हमारे देश का फ्लैग कोई और अपना सके। तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करने का काम कौन ने किया था? हमारी देश की संविधान सभा ने। इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया या हमने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। तो हमने जो अपना फ्लैग है वो अपनी आजादी के पहले ही अपना लिया था, राइट? जुलाई के बाद ही अगस्त आता है ना, तो हमने जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपना लिया था? 22 जुलाई 1947 को। आपको क्वेश्चन यही आएगा कि एक तो कॉमनवेल्थ में या राष्ट्रमंडल में हमने अपनी सदस्यता को कब ग्रहण किया था, तो आपको याद रखना 1949। हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का काम कब किया था? 22 जुलाई 1947। और ये क्वेश्चन आता ही है, इसको मोस्ट आईएमपी कर लेना, क्योंकि जब हम ये ध्वज की बात करेंगे उसी प्रकार से हम राष्ट्रगान की बात करेंगे, राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन है वो अच्छे खासे वेटेज देते हैं एग्जाम के अंदर, और इनकी जो डेट है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का काम कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, संविधान सभा ने, हाँ जी मैम, ये नवंबर 1949 वाला क्या था? नवंबर 1949 बेटा, अपन ने इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था ना। फिर से बोलिए मैम, आप एक बार बोल दीजिए। क्या बोलना है ये तो बताओ। वो पॉइंट मैम। ये नवंबर 1914 वाला। यस मैम। नवंबर 1914। देखो बेटा, मैं ये सिर्फ बताना चाह रही थी उससे कि राष्ट्रमंडल में हमने अपनी सदस्यता को कब ग्रहण किया था? मई 1949 में, राइट? और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को कब अपनाया था? नवंबर 1949 में अपनाया था। तो बोलने का मतलब ये है कि जब संविधान बना ही नहीं था उसके पहले ही संविधान के अनुरूप काम करने का काम कौन कर रही थी? हमारे देश की संविधान सभा कर रही थी, राइट? संविधान बनने के पहले संविधान के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हमने कब अडॉप्ट किया? नवंबर 1949 के अंदर, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन संविधान बनने के पहले भी तो हमारा देश किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से चल रहा था। तब उन रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने का काम और उसको अडॉप्ट करने का काम कौन कर रही थी? हमारे देश की संविधान सभा कर रही थी। अब आया शिरीन समझ में क्या बोलना चाहती हूँ? यस मैम। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेशनल एंथम। अब देखो, 2 फंक्शन हो गए जिसको संविधान सभा ने किया था। इसको हमारे संविधान ने किया था क्या? नहीं, क्योंकि जुलाई भी पहले ही आता है, मई भी पहले ही आता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा काम हमारी संविधान सभा ने कौन सा किया था? नेशनल एंथम या राष्ट्रगान को अपनाने का काम किया था 24 जनवरी 1950 को। नेशनल एंथम
नेशनल एंथम को भी अपनाने का काम कब किया था? 24 जनवरी 1950। हमारे देश का रिपब्लिक डे कब आता है? गणतंत्र दिवस। किसी को नहीं पता गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी। हाँ जी, 26 जनवरी मैम। 26 जनवरी को आता है। क्यों, बाकी लोग चले गए क्या? और कौन कौन था क्लास में? मैम कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। अजय, आदर्श और सुमित भैया। वो लोग ज्वाइन किए थे पहले? यस मैम। ओके, ठीक है भाई। नेशनल एंथम को हमने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। ये जो 24 जनवरी 1950 की डेट है ना, इसको मोस्ट आईएमपी करके टिक कर लेना, क्योंकि ये वही डेट है जिसके अंदर हमने किस किस को अपनाया था? एक तो नेशनल एंथम को अपनाया था, ठीक, नेशनल एंथम अपना राष्ट्रगान, ठीक है। और हमने किसको अपनाया था इसी डेट को? नेशनल सॉन्ग को अपनाया था। नेशनल सॉन्ग हमारा जो राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारे देश का? वंदे मातरम। राइट। और राष्ट्रगान? जन गण मन। ठीक है। इस डेट को याद रखना, 24 जनवरी 1950। बस पूछने का उद्देश्य यही था, चितावस्था में बैठे हो या सो तो नहीं गए। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और एक और चीज को अपनाया था हमने। अपनाया नहीं था, बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था पूरे इंडिया का। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो 24 जनवरी 1950 हो गई इंपॉर्टेंट डेट। इस डेट को 3 काम हुए थे। कौन से काम हुए थे? हमने सबसे पहले तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान को अपनाया था। फिर हमने राष्ट्रीय गीत जो है उसको अपनाया था, और हमारे जो देश के पहले प्रेसिडेंट या जो पहले राष्ट्रपति है उनको बनाया गया था। पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो याद रहेगी 24 जनवरी 1950। यस मैम। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये 24 जनवरी है और यहाँ पर हमने देखो 24 जनवरी 1950 इन सारी चीजों को अपनाया, और यहाँ पर 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो पहला रिपब्लिक डे हमने कब बनाया होगा बताओ? 1947 में बनाया। मैं ऑप्शन दे रही हूँ। फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया is celebrated in, your options are 1947, 1948, 1949 और 1950। बताओ पहला रिपब्लिक कब मनाया होगा? कब अमन? हम 1948। अच्छा चलिए ठीक है, शिरीन का आंसर है 1950 है। और अमन मैम का मेरा आंसर है स्वाति। 19। हाँ भैया स्वाति, आपका क्या आंसर है? मैम वही 48 वाला मैंने बोला था। अच्छा आप ही ने बोला था क्या? चलिए ठीक है। शिरीन आपका क्या आंसर है भाई? सोच के दो। मैम थोड़ा 1947 में बनाया। अच्छा 1947। नहीं मैम 1949 में।
1949, चलिए आपको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर स्वाति मैम को रख देते हैं। अब अपने अपने आंसर्स का रीजन भी बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों ने क्या सोच के ये आंसर दिया। चलो स्वाति आपसे शुरुआत, 1948 क्यों बोला बेटा? कुछ तो सोचा होगा, 4 ऑप्शन दिए थे अपन ने, 1947 था, 1948 था, 1949 था और 1915 था। तो आपने 1948 ही क्यों चूज किया? 47, 49 और 50 क्यों नहीं चूज किया? मैम कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग तो 1947 से ही हुआ था स्टार्ट। अच्छा, मतलब अपन ने राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में अपना लिया था, इसकी वजह से आपको लगा कि 1948 आंसर है, राइट? यस मैम। ठीक है। शिरीन आपको 1949 क्यों लगा? उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था अपन ने ठीक है, उस ईयर। 1949 को अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था। अमन आपको 1950 क्यों लगा? मैम क्योंकि मैम जब अपन ने जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को रखा था ठीक। मैम 24 जनवरी 1950 में, तो जब ही लागू होगा वो। 24 जवाहरलाल नेहरू जी को कब रखा बेटा? क्यों रखा था? मैम राजेंद्र प्रसाद जी को। हाँ, मैं वही सोचू कि इसमें जवाहरलाल नेहरू कहाँ से हो गए? अभी तो अपन ने प्राइम मिनिस्टर को बनाया नहीं, अभी तो अपन ने प्रेसिडेंट बनाया है, तो कहाँ से जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे? मैम राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट जब बनाया था। ठीक है, देखो अब इस टाइप के जब ऑप्शन आते हैं तो है कंफ्यूजिंग। 1947 भी लग रहा है अपन को, 1948 भी लग रहा है, 1949 भी लग रहा है, 1950 भी लग रहा है। अब अगर अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो अपन ना 1947 और 1948 को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। इजीली एलिमिनेट इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि देखो 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो तो 1946 में बन के तैयार हुई थी, और हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, करेक्ट है? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। तो गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? गणतंत्र, अच्छा ये बता दो एक आंसर, गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है? सोचो थोड़ा सा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इस टाइप के कॉमन क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, ये क्योंकि कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। अब आप हर साल 26 जनवरी को झंडा फहराते हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप झंडा क्यों फहरा रहे हो तो ये तो गलत बात है ना। बताइए रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? किसी को नहीं पता तीनों में से? थोड़ा अजीब है यार सुनने में, थोड़ा सा सोचो। मैम उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था इसलिए। करेक्ट, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों स्वाति, नहीं पता था अपने को? मैम पता था कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ तो फिर क्यों नहीं बोला? शिरीन आपको भी नहीं पता था? हाँ जी अमन, आपको भी नहीं पता था कि रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं? पता था, तो मैं आदर्श का इंतजार कर रहा था। अच्छा आदर्श तो अभी तक क्लास में थे ही नहीं, आदर्श तो अभी ज्वाइन हुए हैं। चलिए ठीक है, नहीं बेटा ऐसे कॉमन क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा जल्दी एक्सपेक्ट करती हूँ मैं, क्योंकि फिर अगर आप इन क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं देंगे तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि यार मुझे किस लेवल से पढ़ाना है मैं भी नहीं जानती, फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना। चलिए ठीक है, क्या क्या आंसर मैंने क्या बताया था? फर्स्ट रिपब्लिक डे हमने 1947 हटा दिया था, 1948 हटा दिया था। शिरीन का आंसर था 1949। शिरीन आपने 1949 आंसर क्यों दिया था? रीजन होगा कुछ ना कुछ कि हाँ भाई 1949 क्यों दिया आंसर?
आवाज आ रही है मेरी? यस और नो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो। मैम शायद उसको मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही होगी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अमन ने आंसर दिया था 1950, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। फर्स्ट रिपब्लिक डे हमने कब बनाया था? 1950 में बनाया था। देखो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसको अप्लाई कब किया, हमने उसको अपनाया कब, हमने अपने देश में पूरे संविधान को लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमने इस संविधान को पूरे इंडिया में लागू किया था। कब किया था? पूरे इंडिया में लागू कब किया था हमने अपने पूरे संविधान को? 26 जनवरी 1950। तो अगर अपन से पूछा जाए कि हमने पहला रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया था, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1950। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। अब एक रीजन बताओ कि भाई बन के तैयार था 26 नवंबर को ही हो गया था, तो 2 महीने का इंतजार क्यों किया हमने गणतंत्र दिवस मनाने में? नवंबर से दिसंबर और फिर जनवरी, 2 महीने का इंतजार क्यों किया? चलाओ थोड़ा सा दिमाग। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है कभी थोड़ी बहुत? हिस्ट्री पढ़े हो या नहीं? यस मैम। पढ़ी है? हाँ हाँ, यार, मैम। 9th 10th में तो हमने भी पढ़ी है, तो आप ही लोगों ने भी पढ़ी ही होगी। चलिए ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था, तब हमने 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया? यही है क्वेश्चन। क्योंकि देखो, यस मैम। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बन गया था, लेकिन 26 जनवरी की जो डेट थी वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण डेट थी, क्योंकि 26 जनवरी 1929 में क्या हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन। और इस लाहौर सेशन में हमने किसकी डिमांड की थी? पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज की डिमांड हमने कहाँ की थी? लाहौर सेशन में 1929 में। और उस पूर्ण स्वराज को 1930 में अपना लिया गया था कि हाँ भाई, हमारे लड़ने का उद्देश्य क्या है, हम ब्रिटिशर्स से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अपना राज चाहिए पूरा का पूरा। हम ब्रिटिशर्स की नहीं मानेंगे, हम ब्रिटिशर्स के कायदे कानून के ऊपर नहीं चलेंगे। तो पूर्ण स्वराज को कब लाया गया था? 1929 में। इसको भी नोट डाल के कहीं ना कहीं पे लिख लो कि 26 जनवरी 1929 लाहौर सेशन, और उसके अंदर किसकी डिमांड की गई थी? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, इसको इंग्लिश में भी पूर्ण स्वराज ही बोलते हैं और हिंदी में भी क्या बोलेंगे? पूर्ण स्वराज ही बोलेंगे। अब आया समझ में 26 जनवरी की डेट क्यों हमने अडॉप्ट की? 26 नवंबर तो ठीक है, लेकिन जब हम अप्लाई कर ही रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस दिन को और यादगार बना दें। इसीलिए हमने क्या किया? 26 जनवरी को अप्लाई किया। 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज को अपनाया था अपने मेन एजेंडा के रूप में। इसीलिए हमने क्या किया? 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने का या पूरे देश में लागू करने का दिन बनाया। अब रहेगा याद? यस मैम। चलिए ठीक है। इतनी कहानी आई समझ में? नोट डाउन भी कर लिया? यस मैम। अच्छा, नोट डाउन कर पा रहे हो ना, या एक एक लाइन लिखाना है तुम लोगों को, ऐसा बताओ। नहीं मैम, कर ले रहे हैं note down। क्योंकि इसके अंदर कैसे लिखाएंगे बेटा? एक एक शब्द अब वही हो जाएगा बुकिश लैंग्वेज की, हाँ भाई मैं पढ़ रही हूँ और आप लोगों को लिखा रही हूँ, और ऐसे में याद करने में भी थोड़ी सी परेशानी जाती है। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा। अदरवाइज मैं जैसा डायग्राम बना रही हूँ, अगर आप वैसा का वैसा भी बनाओगे तो भी आप लोगों को याद रहेगा कि यार ऐसा बनाया था तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, राइट? यस मैम। ठीक है।
अब अपन देख लिए अपन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम। फटाफट बता दो क्या क्या काम किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो उसके अदर वर्क के अंदर थे। एक तो उसने क्या किया था, कॉमनवेल्थ के अंदर मेंबरशिप लाई थी। कॉमनवेल्थ कब लाई थी? मई 1919 में। मई 19 49। हाँ 1990 क्यों निकला बेटा मुंह से? मैम वो मैंने शरीर वही लिखा। मतलब मई 1990 पे चले जाओ, तुमने तो देश को आजाद करा दिया। चलिए ठीक है, कॉमनवेल्थ हो गया। फिर हमने क्या किया था, फ्लैग को अपनाया था। फ्लैग को कब अपनाया था? 22 जुलाई। और ये इसके अंदर 1947। कंफ्यूजन यहीं पर होता है। देखो अपन ने तीन चीज देखी जिनको 1950 में अप्लाई किया। अब वो क्या करता है, इस फ्लैग को भी वही ऑप्शन के अंतर्गत ला देता है। लेकिन जब अपन अपने झंडे की बात करेंगे तो उसको अपन ने कब अपनाया था, हमारे देश ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था हमारे देश का तिरंगा। तीसरा काम कौन सा किया था उसने? एंथम अपनाया था। नेशनल एंथम या राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। 50। चौथा काम क्या किया था उसने? सॉन्ग को अपनाया था। वो कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950। और पांचवा काम क्या किया था उसने? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है इतनी चीजें? ये जो 5 पॉइंट लिखा है मैंने, ये आपको 5 नंबर दिलाएंगे, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट है वो आते हैं एग्जाम में कि नेशनल एंथम को कब अपनाया गया था, नेशनल सॉन्ग को कब अपनाया गया था, कॉमनवेल्थ के साथ हमने मेंबरशिप कब लाई थी, ये सारे काम किसके द्वारा किए गए थे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन भी आता है कि नेशनल एंथम को अपनाने का काम किसके द्वारा किया गया था, संविधान के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का लेवल? आपको एक क्वेश्चन देके वो कई प्रकार से घुमा सकता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनाया था या संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है, इन 5 पॉइंट्स को मोस्ट आईएमपी करके नोट डाउन कर लेना। कर लिया है ना? आगे बढ़े या नोट डाउन करना है? मैम हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब हम। अब भाई संविधान सभा ने ये सारी चीजों को अपना लिया। अब बात आती है कि संविधान सभा ने काम कितने दिन किया भाई? संविधान सभा ने एक दिन में इतनी सारी काम तो कर नहीं लिए होंगे, राइट? तो संविधान सभा के वर्किंग डेज के बारे में देखना है हमें। उनने कितने सेशन के अंदर ये सारे काम किए। क्या संविधान सभा बना तो ली गई थी? संविधान सभा को बनाया किस लिए गया था बताओ? संविधान सभा को क्यों बनाया था भाई? क्या यार, ये क्वेश्चन का आंसर संविधान सभा पढ़ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता अपन को कि संविधान सभा को क्यों बनाया था। आदर्श, मैम संविधान सभा को इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें जो कानून बनाएंगे उनके लिए कोई लोग तो होना चाहिए ना, इसलिए सभी 10 लाख लोगों में से एक जन को चुना गया था। नॉट सेटिस्फैक्टरी आंसर। नेक्स्ट स्वाति। मैम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पर बहुत मतलब सारे रूल्स को अलग अलग जो देखेंगे, इसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। उनने जो ये हिंदी में बोला वही तुम इंग्लिश में बोल दो। अमन, मैम क्या मैम क्वेश्चन क्या है? कहाँ था बेटा ध्यान? मैम वो पानी पी रहा था मैम। अच्छा, संविधान सभा को क्यों बनाया गया था? नहीं पता मैम। मैम वो जो मतलब मैम जो नियम बनाएंगे मैम उसको देखने वाला कोई होना चाहिए मैम उसके लिए। शिरीन, मैम प्रॉपरली इंडिया को मतलब देश को चलाने के लिए, प्रॉपरली रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
अरे संविधान सभा को बनाया गया था संविधान के निर्माण के लिए। इतना सा बोलते नहीं बन रहा था तुम लोगों से। संविधान सभा, संविधान की सभा क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको संविधान का निर्माण करना है। संविधान के अंतर्गत आते हैं रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, जितने भी हमारे सेक्शंस है, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, वो सारे के सारे संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था, क्यों बनाया था? ताकि हम संविधान बना सके। आया समझ में? ऐसे कैसे चलेगा? ये वाला आंसर कैसे चलेगा भाई? संविधान सभा को क्यों बनाया था? ताकि हम संविधान का निर्माण कर सके। संविधान बनाने के लिए तो संविधान सभा बनाई थी। अगर हमको संविधान नहीं बनाना रहता तो हम संविधान सभा को बना के करते क्या? संविधान सभा को कोई औचित्य नहीं रह जाता ना वहां पे। आया समझ में? कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? दिमाग की बत्ती जली? हाँ या नहीं? यस मैम। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के टोटल 11 सेशन हुए थे। कितने सेशन हुए थे संविधान सभा के? 11 सेशन। मतलब 11 उसने मीटिंग ली होगी, या जितने भी सेशन को कैसे समझेंगे? मीटिंग से समझ लो। संविधान सभा के कितने सेशन हुए थे टोटल? 11 सेशन हुए थे। पहला पॉइंट, टोटल सेशंस। कितने सेशन हुए थे संविधान के? 11 हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसने कितना समय लिया संविधान के निर्माण में? संविधान सभा तो बना दी, लेकिन क्या संविधान सभा के हाथ में था कि वो एक दिन के अंदर ही पूरे संविधान को बना सके? पूरा संविधान अपने आप में एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसके अनुरूप हमारा पूरा देश चल रहा है। मानते हो इस बात को? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक दिन के अंदर पूरे देश को चलाने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन की एक डायरी बना ली जाए? इज इट पॉसिबल और नॉट? ठीक है, तो टोटल सेशन 11। तो संविधान सभा ने कितना समय लिया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 years 11 month and 18 days। संविधान सभा के ये जो 11 सेशन थे, ना, वो कितने दिनों तक चले थे बेटा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि संविधान सभा कितने दिनों तक बैठकें हुई, कितना समय लिया उन्होंने संविधान बनाने में, तो वो आपको दे देंगे 2 साल 12 महीने, 2 साल 11 महीने 19 दिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा ने कितना समय लिया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। क्लियर है? ये जो पॉइंट लिखा रही हूं मैं, वो याद भी होने चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। इतना नोट किया? नेक्स्ट आगे बढ़े। यस मैम। चलिए ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, मतलब हमारी जो संविधान सभा में संविधान का निर्माण करने वाले जो लोग बैठे थे। संविधान सभा एक व्यक्ति से तो मिलके नहीं बनी थी, बहुत सारे लोग थे उसके अंदर। तो संविधान सभा में जितने लोग बैठे थे वो कम से कम 60 कंट्रीज, 60 कंट्रीज के संविधानों से होकर गुजरे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पेज,
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम 3rd पॉइंट पे थे, राइट? वो दोनों पॉइंट लिख लिए थे ना, या नहीं लिखे थे? लिख लिए थे मैम। ठीक है, 3rd पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 3rd पॉइंट हमने क्या देखा कि हमारे जो संविधान सभा के जितने भी लोग बैठे थे वो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज के संविधान से होकर गुजरे थे, 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से होकर गुजरे थे इन द सेंस कि इतना बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता अगर उसके पास नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश के जितने भी लोग थे जो संविधान सभा की बैठकों में पार्ट ले रहे थे, संविधान सभा का हिस्सा थे, उन लोगों ने हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसके अंदर से जो जो अच्छी चीज़ें थी उनको लगा जो हमारे देश में एप्लीकेबल है उसको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। जो चीज़ें हमारे देश के अंदर एप्लीकेबल नहीं थी उन चीज़ों को हमने वहाँ से हटा दिया। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं हम स्विट्ज़रलैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन स्विट्ज़रलैंड की बात करें, स्विट्ज़रलैंड में इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं? एक तो वो छोटी सी कंट्री है, स्मॉल कंट्री, ठीक। अब वहां पर जब इलेक्शन करने की बारी आती है तब वो लोग क्या करते हैं, अपने ही में से एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं और वो लोग मौखिक रूप से चुन लेते हैं कि हाँ भाई हमको ये वाला व्यक्ति राजा चाहिए। जैसे 2-3 व्यक्ति खड़े हुए, 2-3 व्यक्ति में से अगर इसके पास वोटिंग ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, इस व्यक्ति को राजा बना देते हैं, क्योंकि वो छोटी सी कंट्री है। क्या ऐसा इंडिया में पॉसिबल है क्या? हमारे देश की तो आबादी इतनी ज्यादा है, हम कैसे एक एक व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं कि हाँ भाई हमको ये वाला राजा चाहिए, वो वाला राजा चाहिए। अगर इनको ये वाला राजा पसंद नहीं आ रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी वोटिंग करते हैं और इसको हटा दिया जाता है। इसको हटाने के बाद हम लोग वो क्या करते हैं, जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी एक को पकड़ के राजा बना देते हैं। ऐसा अपनी कंट्री में पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? नहीं मैम। अपने यहाँ तो हर 5 साल के 5 साल चुनाव होते हैं, उसके अंदर भी 2 साल वो लोग प्रमोशन करने में लगा देते हैं। होता है ऐसा बिल्कुल इसी प्रकार से। अब जैसे स्विट्जरलैंड की ये वाला जो फीचर था, क्या हमारे देश में इस फीचर को अपनाया गया? क्या नहीं अपनाया गया, क्योंकि हमें पता था कि हमारे देश में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। जिस प्रकार से हमने स्विट्जरलैंड के ये वाले फीचर को नहीं अपनाया, उसी प्रकार से ब्रिटेन, अगर अपन ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में एंड अमेरिका, ब्रिटेन में एक व्यक्ति सिर्फ ब्रिटेन का ही नागरिक है, मगर मतलब वहां पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप समझ में आ रहा है? सिंगल मतलब एक और सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, राइट। हमने ब्रिटेन में क्या चलता है, एकल नागरिकता। क्या हम इंडिया में दोहरी नागरिकता को अपना सकते थे क्या? जैसे उसको भी छोड़ो, अभी अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में एक प्लेस है कैलिफोर्निया, राइट, या और कोई अपन छोटा सा स्टेट देख ले, तो ये जो व्यक्ति है ये एक व्यक्ति है, ठीक। ये व्यक्ति अमेरिका को भी वोट देता है और कैलिफोर्निया को भी वोट देता है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो व्यक्ति है वो अपने आप में कैलिफोर्निया का भी नागरिक कहलाता है और अमेरिका का भी नागरिक कहलाता है। तो हमारे देश में क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हम अपने मध्य प्रदेश की भी नागरिकता को ग्रहण करें और इंडिया की भी नागरिकता को ग्रहण करें? हम ऐसा बोलते हैं कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, बोल सकते हैं हम क्या बोलते हैं, हम भारत के नागरिक हैं,
हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम आंध्र प्रदेश के नागरिक हैं, हम तमिलनाडु के नागरिक हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक हैं। हम क्या बोलते हैं? हम भारत के नागरिक हैं। हमने जब प्रियम्बल पढ़ा था, हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी, तब हमने सबसे पहला शब्द क्या पढ़ा था? हम भारत के लोग, राइट? हम भारत के लोगों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। हम भारत के लोग मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार के स्टेट का कोई औचित्य नहीं है, वो सिर्फ हमारे देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए एक पार्ट बस माध्यम है, एक माध्यम है जिसकी वजह से हमने क्या किया है, उसको सब डिवाइड कर दिया है ताकि हम अपने देश की व्यवस्था को अच्छे से चला सके। बिल्कुल इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जब हमारी संविधान सभा दूसरे देशों की संविधानों को पढ़ रही थी, तब उसने अमेरिका के भी संविधान को पढ़ा था और ब्रिटेन के भी संविधान को पढ़ा था, लेकिन उसने अपनाया क्या? ब्रिटेन से क्या अपनाया? सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता को हमने अपने इंडिया में इंक्लूड किया, राइट? हमने डबल सिटीजनशिप नहीं अपनाई क्योंकि वो हमारे देश के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। अब आया समझ में? 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से गए हैं हमारी संविधान सभा के सदस्य, तब जाके हमने एक 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, इन सब को मिलाकर हमने क्या बनाया है? अपना एक संविधान का निर्माण किया है। तो इतनी कहानी के पीछे क्या मतलब था हमारा? 60 देशों के संविधान से गए हैं हमारी संविधान सभा के सदस्य, और उन सबको पढ़ने के बाद जो चीज़ें हमारे देश में एप्लीकेबल थी उन चीज़ों को अपनाया, जिन चीज़ों की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं थी या जो हमारे देश में एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती थी, फॉर एग्जांपल डबल सिटीजनशिप, तो हमने उसको अपने देश में नहीं अपनाया। क्लियर है इतनी बातें? हाँ या नहीं? यस मैम। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये फ्री में बन गया होगा क्या? अरे भाई एक बात बताओ, संविधान सभा के सदस्य जब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं तो वहां से वहां तक वो गए भी होंगे भाई पढ़ने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर पार्सल सर्विस कर दी होगी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका ने कि हाँ भाई आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर रहे हैं तो आप हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के ले जाइए और वहां पर रख के पढ़ लीजिए। ऐसा करा होगा क्या? पॉसिबल है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा होगा? हमको वहां जाकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ा होगा, राइट? तो इन सारी चीजों में खर्चा भी आता है। सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, हमने बाकी सारी चीजें भी देखी कि यार हमको वहां जाकर पढ़ना है, वहां पर रहन सहन का खर्चा, जितने भी हमने डॉक्यूमेंट, एक्ट वगैरह बनाए हैं उन सारी चीजों का खर्चा। बिल्कुल उसी प्रकार से संविधान के निर्माण में हमको अप्रोक्सीमेटली 64 लाख का खर्चा आया था। मैंने यहाँ पर अप्रोक्स लगाया है क्योंकि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 63 लाख और कुछ है, वो लूसेंट में दी हुई है। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की इच्छा हो तो वो आप देख लेना और लिख लेना, लेकिन मैंने अप्रोक्स इसलिए बोला क्योंकि वो आपसे पूछेगा नहीं, और अगर एग्जामिनर ने पूछा भी तो वो आपसे 64 लाख, 65 लाख, 66 लाख या 68 लाख इस टाइप के ऑप्शन देगा। फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट उसकी वो जानना होगा तो फिर मैं कल बता दूंगी उसको कि एग्जैक्टली कितना पैसा खर्च हुआ था, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेटली याद रखना है कि संविधान का जब हमने निर्माण किया तो उसके अंदर हमको टोटल खर्चा कितना आया था? 64 लाख। क्लियर है? यस मैम। एक लास्ट पॉइंट बच गया है हमारे पास, संविधान सभा का फाइनल सेशन, संविधान सभा का आखिरी सेशन। जब संविधान सभा ने अपनी आखिरी बैठक ली थी उस डेट को हमको याद रखना पड़ेगा। देखो बेटा, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब ली थी ये बता दो, जल्दी बताओ जरा, कल ही पढ़ा है। हम 9 दिसंबर 1946। करेक्ट। फर्स्ट हमने मीटिंग कब ली थी? 9 दिसंबर 1949, जिसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने प्रेसिडेंट बनाया था। जब हमने उसकी
इनिशियल डेट याद रखिए कि पहली मीटिंग कब ली थी, उसी प्रकार से हमें उसका फाइनल सेशन की डेट भी याद रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल सेशन कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी और फाइनल बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और यही वो 24 जनवरी का दिन है जब अपन ने कौन सी चीजों को अपना लिया था? राष्ट्रीय गीत को अपना लिया था, राष्ट्रगान को अपना लिया था, और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को पूरे भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, तो ये वाली जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस डेट से हमको 4 पॉइंट मिल गए कि यार हमने राष्ट्रगान को भी अपनाया था, राष्ट्रगीत को भी अपनाया था, राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट भी बनाया था, और संविधान सभा की जो आखिरी बैठक है या संविधान सभा का जो फाइनल सेशन है वो भी कब कंप्लीट हुआ था? 24 जनवरी 1950 को कंप्लीट हुआ था। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। संविधान सभा, आज मैंने आप लोगों को कुछ कमिटीज भिजाई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मिल गई आप सभी को? हाँ मैम। वो भिजाने के पीछे उद्देश्य इतना है कि यार अपन एक एक कमिटी को ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते, राइट? उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी है, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो कुछ कमिटीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो कमिटीज तो बहुत सारी है बेटा, है माइनर कमिटीज, मेजर कमिटीज। मेजर कमिटी में 8 कमिटी है जो बड़े बड़े काम करती थी, माइनर कमिटी मतलब जो छोटे छोटे काम करती थी वो। अब संविधान सभा अकेली अपने आप में तो संपूर्ण नहीं थी, उसने क्या किया था, अपने काम को करने के लिए कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जैसे कमिटीज, कुछ कमिटीज बना दी थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ मेजर कमिटीज और कुछ माइनर कमिटीज। तो मेजर कमिटीज थोड़े बड़े लेवल के काम करेगी, माइनर कमिटीज थोड़े से छोटे लेवल के काम करेगी। तो जब अपन मेजर कमिटीज की बात करें तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट आईएमपी आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने बनाया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको यही वाली कमेटी दिखाई है। जब समितियों की बात करते हैं हम तो कोई आए ना आए लेकिन प्रारूप समिति जरूर आती है, और इसके अंदर बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार राजेंद्र प्रसाद था, जवाहरलाल नेहरू थे या B.R. अम्बेडकर जी थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? B.R. अम्बेडकर जी को। ठीक है, उसी प्रकार से संघ शक्ति कमेटी या यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की कमेटी और माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक की कमेटी या ट्राइबल या आदिवासी जनजाति लोगों की कमेटी, उन लोगों का चीफ किसे बनाया गया था? सरदार पटेल को बनाया गया था। मैंने आप लोगों को साइन किया है, उसके अंदर आप लोग जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी फर्स्ट नंबर पे आ गई, उसी प्रकार से जिसके हेड कौन है? सरदार पटेल।
सरदार पटेल के अंतर्गत कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा था या वो किस कमेटी के हेड थे, वो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कॉपी के अंदर। 3rd नंबर पे लिखेंगे आप लोग यूनियन पावर कमेटी, मतलब जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत कौन सी कमेटी आ रही है। जो भेजा है उसमें से देख के लिखने में तो कोई परेशानी नहीं होगी ना आप लोगों को, लिख लोगे या ये भी लिखाऊं? ठीक है, मैं जिन जिन का नाम बोल रही हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जिनके अंदर कुछ डिपार्टमेंट आते होंगे उनको लिखेंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं, उतने सारे लोग कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, और अगर पूछे भी जाते हैं तो वो बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी प्रारूप समिति हो गई। सरदार पटेल के अंतर्गत कौन सी समिति आती है, जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत कौन सी समिति आती है, 4th राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत कौन सी समिति आती है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसकी वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल राजेंद्र प्रसाद, अब भाई हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत कौन सी कमेटी आती है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे, इसकी वजह से इन लोगों को याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज जाकर कमेटी में से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत आती है, बिल्कुल इसी प्रकार से माइनर कमिटीज में कुछ कमिटीज आती है लेकिन वो नॉर्मली पूछी नहीं जाती क्योंकि वो छोटी छोटी सी कमिटीज थी। हमको याद रखने लायक आप लोग तो क्या करना, B.R. अम्बेडकर की कमेटी को याद रखना, सरदार पटेल को याद रखना, जवाहरलाल नेहरू को याद रखना और राजेंद्र प्रसाद को याद रखना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के एग्जाम में और कोई कमेटी आएगी। क्लियर है आप लोग? लेकिन जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा लिख के छोड़ोगे नहीं, आपको उसके आगे लिखना है कि वो कौन सी कमेटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी लिख रहे हो क्या बैठ के? यस मैम। ठीक है, तो फिर लिख लो जल्दी से, हो जाए तो बता देना। हो गया बेटा लिख के? यस मैम। चलिए ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी पे आते हैं। कौन सी वाली सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी बताई मैंने? ड्राफ्टिंग कमेटी। करेक्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी तो चलो ठीक है, उसके अध्यक्ष या चेयरमैन भी चलो ठीक है, उसको बनाया कब गया था? उसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी को कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करती है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी ही है जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब प्रारूप तैयार करने का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम कौन ने किया था? प्रारूप समिति ने किया था।
नए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप बनाने का काम, ठीक है। ड्राफ्ट, रुको एक मिनट, प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रारूप, प्रारूप बनाने का काम, नए संविधान का प्रारूप बनाने का काम किसने किया था? प्रारूप समिति ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इस प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर्स थे? ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। consisted of 7 members. क्लियर? अब वो 7 मेंबर्स के नाम आते जरूर है, लेकिन आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि आएंगे। अदरवाइज हम लोग 7 लोगों के नाम याद रख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BR अम्बेडकर तो याद रहेगा कि हाँ भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन रहेंगे? BR अम्बेडकर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कौन थे? N गोपालस्वामी आयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णामाचारी। इस प्रकार से टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे? 7 लोग थे। आप लोग बस उसके चेयरमैन याद रखिए, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब थोड़ी सी बात भीमराव अंबेडकर की कर ली जाए क्या? भीमराव अंबेडकर को और क्या माना जाता है? इतना लिख लिया बेटा? यस मैम। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ मैम। डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। भारतीय संविधान का पितामह किसे माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय संविधान का पितामह या जनक, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? हमारे BR अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट, मतलब जो मेन व्यक्ति होता है ना जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कराया, वो भी माना जाता है चीफ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? पता है? एनी आइडिया? किसी को नहीं पता? मैम कुछ चीज जो जैसे बनाते हैं ना मैम, डिजाइन वगैरह। हाँ बिल्कुल, वो मुझे पता है। मैं उसके लिए शब्द पूछ रही हूँ कि यार आर्किटेक्ट को अपन क्या बोलेंगे? जैसे अपन आर्किटेक्चर बोलते हैं, आर्किटेक्ट एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। अब वो पता कर लेना कि हाँ भाई आर्किटेक्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे BR अम्बेडकर को, चीफ आर्किटेक्ट बोलेंगे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गूगल ट्रांसलेट में वास्तुकार बता रहा है। हाँ वास्तुकार करेक्ट है, मुख्य वास्तुकार, वास्तुकार ही बोलते हैं आर्किटेक्ट को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। और इनके लिए एक और नाम है मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु।
आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई है। मनु कौन थे? मैम मनु जिन्होंने पॉलिटी का निर्माण किया था, यानी कि स्टार्टिंग की थी पुराने समय में। पुराने समय में पॉलिटी की स्टार्टिंग की थी। यस मैम, उन्होंने रूल्स, बहुत सारे रूल्स बताए थे पॉलिटिक्स के बारे में। करेक्ट। और उसी प्रकार से हमारे जो B.R. अम्बेडकर है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रॉपर बेस तैयार करके दिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सारे शब्दों को छाट के लेकर आए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो इसीलिए इनको किसकी संज्ञा दी गई है? मॉडर्न मनु या आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई है। आया समझ में B.R. अम्बेडकर जी के बारे में भी? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना वो याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा एग्जाम में। इसी टाइप के कॉमन जो क्वेश्चंस है वो सारे आएंगे। अब अपन ने देख लिया था कि हाँ भाई ड्राफ्टिंग कमेटी बना ली थी। तो जब अपन ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कब अपनाया? 26 नवंबर 1949। इसको अपन ने लागू कब किया था अपने पूरे देश में? छब्बीस जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, करेक्ट। हमने लाया अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन को कब बनाया के कंप्लीट किया था या अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया। तब उस कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें थी। पहली तो थी उसकी प्रस्तावना। पहली क्या थी उसकी? प्रस्तावना, राइट। सेकंड क्या थे? 395 आर्टिकल्स या 395 अनुच्छेद। और तीसरी चीज थी 8 शेड्यूल या 8 अनुसूचियां। आया समझ में? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब उसके अंदर कितनी चीजें थी या क्या थी? एक तो प्रस्तावना थी, दूसरी चीज कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल या 395 आर्टिकल्स थे टोटल। और शेड्यूल या अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था 1949 में, तब उसके अंदर कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो उसको हमने क्या किया है? अमेंड करके ऐड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका यही रहता है कि जब बना था तब कितने अनुच्छेद थे, अब कितने अनुच्छेद है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। आए समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई ना बेटा? अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 26 नवंबर, बस 2 मिनट का बचा है फिर मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। 26 नवंबर, क्योंकि वो पॉइंट ना आधा छूट जाएगा। अगर ये पॉइंट पढ़ लिया तो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट हो गई। फिर हम कल सोर्स पढ़ेंगे कि कहाँ से कौन सा क्या लिया था। ठीक है, 1949, 26 नवंबर 1949 और यहाँ पे 26 जनवरी 1950।
हाँ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को, अपनाया कब या हमारे पूरे देश में लागू कब किया गया? 26 जनवरी। लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिसको हमने 26 नवंबर को ही लागू कर दिया था। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने पूरे के पूरे संविधान को 26 जनवरी को अपनाया था, नहीं, बल्कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, तब हमने उसके कुछ अनुच्छेदों को अपना लिया था। जैसे कि हमने कुछ अनुच्छेद, मतलब इसकी जो नागरिकता है, नागरिकता वो 26 नवंबर को ही अपना ली थी, हमने 26 जनवरी तक का वेट नहीं किया। जो हमारे इलेक्शन है, इलेक्शन जो हमारे देश में कराए जाएंगे, किस प्रकार से कराए जाएंगे, कौन कौन पार्ट लेगा, कौन पार्ट नहीं लेगा, इस प्रकार से इस टाइप के जो प्रोविजन थे वो हमने कब अपना लिए थे? 26 नवंबर को ही अपना लिए थे। पार्लियामेंट टेम्पररी एंड ट्रांजिशन प्रोविजन, कि हाँ भाई अभी हम कौन से अपना रहे हैं, आगे हम कौन सा अपनाएंगे। इस प्रकार से कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू नहीं हुआ था, बल्कि इसके कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। आया समझ में? आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 अप टू बहुत सारे थे, आर्टिकल 393। इस प्रकार से कुछ ऐसे आर्टिकल थे जिनको हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था, जनवरी तक का इंतजार नहीं किया था। इन आर्टिकल्स के अलावा बाकी जो बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब अप्लाई हुआ था? 26 जनवरी 1950 को अप्लाई हुआ था।